हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक के लेक्चर्स में हम लोगों ने फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल्स a पे कैसे चेक करते हैं इस पे बात करिए। आज के लेक्चर में मैं इन्हीं दो टॉपिक्स पे कुछ छोटे कंसेप्ट्स के बारे में बात करने वाला हूं, बट दिस कंसेप्ट्स आर रियली इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको हेल्प भी करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, देखिए जिस तरीके से आपने कॉन्टिन्यूटी के अलजेब्रा को डिस्कस किया था, ठीक वैसे ही अब हम अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियबिलिटी पे बात करने वाले हैं। देखिए मान लेते हैं कि अगर आपके पास दो फंक्शन है f एंड g, ठीक है, और इन दोनों फंक्शन से आपने कुछ नए फंक्शंस तैयार किए, लाइक इन दोनों का सम लिया, डिफरेंस लिया, प्रोडक्ट लिया या रेशियो लिया, ठीक है। एंड अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट सम पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल से। अब मान लो कि f और g ये दोनों फंक्शन x इक्वल्स a पे डिफरेंशिएबल थे, तो इनके बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं, ये यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का मैं सम या डिफरेंस लूं तो मुझे रिजल्टेंट फंक्शन क्या मिलेगा, तो ये डेफिनेटली एक डिफरेंशिएबल फंक्शन मिलेगा। प्रोडक्ट भी आपको एक डिफरेंशिएबल फंक्शन मिलेगा, इनफैक्ट रेशियो भी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन ही होगा। बस यहाँ पे मैंने आपको एक बात बोला था कि g ऑफ a मस्ट नॉट बी जीरो। g ऑफ a अगर जीरो हो जाएगा तो f अपॉन g डिफाइंड ही नहीं होगा, और जब x इक्वल से पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो ना तो वो कॉन्टिन्यूअस हो सकता है a पे और ना ही डिफरेंशिएबल हो सकता है। बट इफ g ऑफ a इज नॉन जीरो, इन दैट केस आई कैन से कि अगर f और g डिफरेंशिएबल है तो उसका रेशियो भी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। इनफैक्ट g अपॉन f भी अगर आप करते हैं तो वो भी डिफरेंशिएबल होगा। बस आपको ये देख लेना होगा कि फंक्शन एट a मस्ट नॉट बी जीरो। अब अगर मैं दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करूं, यानी अगर मैंने फंक्शन f को डिफरेंशिएबल लिया और फंक्शन g को नॉन डिफरेंशिएबल लिया, n डॉट d नॉन डिफरेंशिएबल, तो ऐसे केसेस में सम या डिफरेंस पक्का नॉन डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन प्रोडक्ट और रेशियो पे आप कमेंट नहीं कर सकते। आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे जो अलजेब्रा आप देख रहे हो डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर, इट इज सेम एज कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी के केस में भी मैंने आपको ऐसा बताया था कि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो दूसरा डिसकंटिन्यूअस हो, तो सम और डिफरेंस ये तो डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन प्रोडक्ट और रेशियो पे आप कोई कमेंट नहीं कर सकते कि सर्टेनली ये क्या होगा। तो वहां पे आपको चीजें चेक करके पता करनी होगी। सेम अगर मैंने इसको नॉन डिफरेंशिएबल लिया होता और इसको डिफरेंशिएबल लिया होता तो भी आपके कंक्लूजन्स सेम होते, सम या डिफरेंस नॉन डिफरेंशिएबल होगा, और इन दोनों पे आप कोई भी सर्टेन कमेंट नहीं कर सकते। एंड देन फाइनली इफ बोथ द फंक्शंस आर नॉन डिफरेंशिएबल, f और g अगर दोनों ही नॉन डिफरेंशिएबल है तो ऐसे केसेस में ना तो हम सम या डिफरेंस पे कमेंट कर सकते हैं, ना ही हम प्रोडक्ट पे कमेंट कर सकते हैं, और ना ही हम रेशियो पे कमेंट कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट x इक्वल्स a पे, तो उनका सम या डिफरेंस डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। एंड सेम फॉर प्रोडक्ट एंड रेशियो, इन पे कोई भी सर्टेन कमेंट आपके साइड से नहीं आ सकता, वो आपको चेक करके देखना होगा डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, ठीक है। यानी आप इस टेबल का इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब ऐसे केसेस आपको दिखाई दे, क्योंकि इन केसेस में आपके पास एक सर्टेन कमेंट है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल थ्योरी, इसको आप ध्यान में रखें, है ना। इसको हम क्वेश्चन सॉल्विंग में अच्छे से यूज भी कर सकते हैं, ठीक है, और आपका टाइम भी सेव हो सकता है। कहने का मतलब अगर एक डिफरेंशिएबल और एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन उसका सम है किसी पॉइंट x इक्वल्स a पे, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है, उनका जब आप सम करेंगे तो आपको पता है कि नॉन डिफरेंशिएबल होगा, यू डोंट नीड टू चेक एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो ये मैंने बात कर ली अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल। पहले हम क्लोज्ड इंटरवल की बात करेंगे,
कि अगर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी मैं दोनों एक साथ डिस्कस कर लूंगा, अगर किसी क्लोज्ड इंटरवल a टू b पे फाइंड आउट करनी हो तो क्या करना होता है, और ओपन इंटरवल a टू b में फाइंड आउट करना हो तो क्या करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल a टू b। अब देख सकते हैं मैंने क्लोज्ड इंटरवल लिया है। तो यहां पे देखिए आपको क्या समझना है, अगर फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल a टू b में कॉन्टिन्यूअस है, अगर फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल a टू b पे कॉन्टिन्यूअस है, तो मैं आपको बता दूं जो कंडीशन रिक्वायर्ड होगी, मैंने क्या बोल दिया आपको कि फंक्शन अगर इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है तो क्या क्या होना जरूरी है, आप इस बात को समझ लें। सबसे पहली चीज, तो फंक्शन x इक्वल्स a पे राइट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। राइट कॉन्टिन्यूअस से मेरा मतलब है, देखिए x इक्वल्स a इस इंटरवल का लेफ्ट बाउंड्री, और लेफ्ट बाउंड्री पे अगर आप कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे तो आपको सिंपली फंक्शन एट a को RHL से कंपेयर करना होगा। इफ दे आर इक्वल एंड फाइनाइट, देन आई कैन से दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट a, और इसी को हम राइट कॉन्टिन्यूअस भी बोल सकते हैं क्योंकि आपने सिर्फ RHL फाइंड आउट किया है। LHL पे हम बात ही नहीं कर सकते क्योंकि a के लेफ्ट में फंक्शन डिफाइंड ही नहीं, हम सिर्फ इस इंटरवल के बारे में बात कर रहे हैं, क्लोज्ड इंटरवल a टू b। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट बाउंड्री पे फंक्शन एट a और RHL को कंपेयर करना है। इफ दे आर इक्वल एंड फाइनाइट देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट a या राइट कॉन्टिन्यूअस एट a, ऐसा भी बोल सकते हैं। वही अगर आप राइट बाउंड्री की बात करें एट x इक्वल्स b, b पे अगर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो आपको सिंपली f ऑफ b को LHL से कंपेयर करना होगा। If they are equal and finite, then I can say that function is left continuous at x equals to b. अब b के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि b के लिए RHL एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि b के राइट में फंक्शन डिफाइंड नहीं। आपको फंक्शन एट b और LHL फाइंड आउट करना है और उनको कंपेयर करना है whether they are equal or not। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर ये कंडीशन आपको सेटिस्फाइड दिखता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि फंक्शन x इक्वल्स b पे यानी राइट बाउंड्री पे भी कॉन्टिन्यूअस है, या इसको आप लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस भी बोल सकते हैं। एंड देन फाइनली यू हैव टू चेक, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, एंड देन थर्ड पॉइंट इज fx must be continuous in ओपन इंटरवल a टू b। मतलब a से b के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है क्या? हालांकि देखिए इस इंटरवल में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, तो आपको मैंने क्या बताया है, इस इंटरवल में आप उन्हीं पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे जहां पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज होता है, और अगर फंक्शन वहां पर भी कॉन्टिन्यूअस निकला और ये दो कंडीशंस भी सेटिस्फाइड है, then we can say that function is continuous in closed interval a to b। या ऐसे भी बात कर सकते हैं कि अगर फंक्शन a to b closed interval पे continuous है तो फंक्शन को डेफिनेटली x इक्वल्स a पे राइट कॉन्टिन्यूअस होना होगा, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। x इक्वल्स b पे फंक्शन को लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस होना होगा, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा, और a से b के बीच में ओपन इंटरवल a टू b पे इनके इस इंटरवल के सारे पॉइंट्स पे फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना होगा। क्लियर है क्या? अगर फंक्शन को इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होना है तो ये तीनों बातें फंक्शन सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है क्या? तो इस तरीके से आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं किसी गिवन इंटरवल a टू b पे, क्लोज्ड इंटरवल a टू b पे। अब देखिए यही चीज अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी के लिए देखें, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी in an interval, and again the interval is going to be closed। देखिए यहां पर भी आपको तीन बातों का ध्यान रखना है। अगर मैं इस तरीके से बोलूं कि फंक्शन a टू b क्लोज्ड इंटरवल a टू b अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है
तो कौन कौन सी बातें इसको सेटिस्फाई करनी होगी? सबसे पहली चीज तो देखो, अगर मैं x इक्वल्स ए लेफ्ट बाउंड्री की बात करूं तो आपको सिंपली क्या देखना है कि RH D, जिसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं f डैश a प्लस, है ना, tangent फ्रॉम राइट। RH D को हमने क्या बोला? tangent एट राइट, इनफैक्ट स्लोप ऑफ tangent एट राइट, है ना। ये डेरिवेटिव की वैल्यू है, तो डेरिवेटिव डेफिनेटली क्या बताएगा आपको? स्लोप बताएगा। तो f डैश a प्लस अगर एग्जिस्ट करता है फाइनाइटली, मतलब कुछ भी नहीं देखना है आपको, बस ये देखना है कि RHD की वैल्यू एग्जिस्ट होनी चाहिए, दैट इज सफिशिएंट एनफ टू से दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स a, यानी लेफ्ट बाउंड्री पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। नेक्स्ट अगर मैं राइट बाउंड्री की बात करूं, ऐसे इन जनरल डिफरेंशिएबिलिटी का चेक क्या होता है? किसी भी पॉइंट पे LHD RHD इक्वल होना चाहिए, है ना। और इस कंडीशन को मैंने सफिशिएंट बताया था। वैसे मैंने आपको बोला है कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने से पहले आप कंटिन्यूटी जरूर चेक करें, बट मैंने ये बात भी बोला था कि LHD इक्वल्स RHD, दिस कंडीशन इज सफिशिएंट टू कमेंट कि फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं। ठीक है, अगर इक्वल है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो यहां पे देखिए, यहां पे जब आप बाउंड्री पॉइंट्स की बात करते हैं, लेफ्ट बाउंड्री की बात कर रहे हैं, तो LHD जैसा तो कुछ होगा ही नहीं। ए के लेफ्ट में तो कोई पॉइंट ही नहीं, लेकिन ए के राइट में आपको पॉइंट मिलेगा। और आपको याद होगा RHD का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैंने आपको बताया, RHD LHD का ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैंने क्या बताया था आपको? दो इनफाइनाइट क्लोज पॉइंट्स आपको लेने होते हैं कर्व के ऊपर, और उनको ज्वाइन करने वाला लाइन ही टैंजेंट कहलाता है। अगर राइट साइड से मिल रहा है तो RHD, लेफ्ट साइड से मिल रहा है तो LHD। ये सारी बातें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। तो बाउंड्री पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है। लेफ्ट बाउंड्री पे अगर RHD एग्जिस्ट करता है, इट मींस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स a। राइट बाउंड्री की अगर बात करूं एट x इक्वल्स b, आपको सिंपली ये देखना है कि LHD की वैल्यू यानी f डैश a माइनस, अब ये रिप्रेजेंटेशन भी हम यूज करते हैं, है ना, f डैश a माइनस व्हिच इज सेम एज LHD, अगर ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करे, then I can say that function is differentiable at x equals b। and थर्ड कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो fx जो है, it must be differentiable at या differentiable in open interval a to b, मतलब इस इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, उन सब पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगेन अगर आप चेक कर रहे हो, देखो मैं दो तरीके से इस चीज को बता रहा हूं। अगर फंक्शन a टू बी डिफरेंशिएबल गिवन है, तब आपको ये तीनों कंडीशन इंपोज करना है सीधा सीधा। अगर फंक्शन इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है तो x इक्वल्स a पे डिफरेंशिएबल होगा, यानी RHD एट x इक्वल्स a डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा। x इक्वल्स b पे भी डिफरेंशिएबल होना है, यानी LHD एग्जिस्ट करेगा, फाइनाइट होगा, एग्जिस्ट करेगा और फाइनाइट होगा। एंड देन फाइनली आपको क्या देखना है कि a टू b ओपन इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, अगर फंक्शन a टू b क्लोज्ड इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है तो ये तीनों कंडीशन फंक्शन डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा। जब आप चेक करोगे तो आपको ये निकाल करके देखना होगा। अगर आपको चेक करने को बोला गया है तो आपको ये देखना होगा कि RHD फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, LHD फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं इन पॉइंट्स पे, एंड देन फंक्शन a टू b ओपन इंटरवल a टू b में डिफरेंशिएबल है या नहीं। देखिए अगर मैं कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी ओपन इंटरवल a टू b पे बात करूं तो देखिए इसके लिए कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों केसेस में जो तीसरा कंडीशन है, जो थर्ड कंडीशन है, उसमें बेसिकली हमने यही किया है। यहाँ पे हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करी ओपन इंटरवल a टू b में, और वहां पे हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करी ओपन इंटरवल a टू b में। यानी अगर आपको ओपन इंटरवल a टू b पे कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना हो तो फर्स्ट टू कंडीशंस का इन दोनों केसेस में अब कोई रोल नहीं, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट्स जैसा तो कुछ है ही नहीं है। आपने ओपन इंटरवल कर दिया मतलब बाउंड्री पॉइंट्स को आपने एक्सक्लूड कर दिया।
तो फर्स्ट टू कंडीशंस का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपली आपको इस इंटरवल में ओपन इंटरवल a टू b के जो बीच के पॉइंट्स होंगे एक्सक्लूडिंग a एंड b, उन पे आपको कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, और वो भी सारे पॉइंट्स पे है जहां पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज होगा। ठीक है, तो इसको अलग से करने का कोई पॉइंट नहीं है, बस आप थर्ड वाले कंडीशन को टारगेट कीजिए, ओपन इंटरवल में भी आप कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है क्या? अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बीच में रिलेशन क्या है? देखिए, इसको समझने से पहले एक छोटा सा मैं एनालॉजी क्रिएट कर रहा हूं। मतलब कॉन्टिन्यूटी को मैंने मान लिया पासिंग एन एग्जामिनेशन, किसी एग्जाम को पास करना कॉन्टिन्यूटी मान लिया मैंने, और दूसरा उसी एग्जाम में डिस्टिंक्शन स्कोर करना इज डिफरेंशिएबिलिटी। ये एक एनालॉजी क्रिएट कर दिया। मैं फिर से एक बार बोलता हूं, कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या बोल दिया? पासिंग एन एग्जामिनेशन। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या बोल दिया? स्कोरिंग डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन मतलब 75% एबव, ऐसा मतलब। तो देखिए, इससे फायदा क्या होता है? अगर मैं बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसको मैंने बोल दिया एग्जाम पास करना, और डिफरेंशिएबिलिटी को बोल दिया है डिस्टिंक्शन स्कोर करना। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं ये बोलूं इफ fx इज डिफरेंशिएबल, अगर fx किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या किसी इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, इफ fx इज डिफरेंशिएबल, यानी अगर आप किसी एग्जाम में डिस्टिंक्शन स्कोर कर रहे हो, तो ये बात तो तय है कि आपने एग्जाम पास कर लिया होगा। तो वही चीज यहां पर भी अप्लाई होगी। अगर फंक्शन इफ fx इज डिफरेंशिएबल, देन वन कैन से fx मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। अगर पॉइंट पे बात हो रही है तो पॉइंट के लिए इसको अप्लाई करना है, इंटरवल पे बात हो रही है देन आल्सो यू कैन अप्लाई दिस। अगर किसी पॉइंट x इक्वल्स a पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पक्का है कि कॉन्टिन्यूअस भी होगा, या किसी इंटरवल a टू b पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पक्का है कि कॉन्टिन्यूअस भी होगा। ठीक है क्या? सेकंड, इफ fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस, ऐसा भी लिख सकते हैं। इफ fx इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट सम पॉइंट या इन सम इंटरवल, किसी पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो या किसी इंटरवल में डिसकॉन्टिन्यूअस हो। ठीक है, या चलिए पॉइंट पे ही बात करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए जब भी चेक की बात आती है तो आप पॉइंट पे ही आ जाते हो। यहां पर भी देखिए, आपने भले ही इंटरवल a टू b की बात की, लेकिन आप करने क्या वाले हैं? लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट पे आपने चेक किया, राइट बाउंड्री पॉइंट पे आपने चेक किया, एंड देन इस इंटरवल पे जितने भी सस्पेक्टेड पॉइंट्स हैं, यानी जहां पे फंक्शन डेफिनेशन चेंज करता है, वहां पे आपने चेक किया। कमेंट भले ही आप इंटरवल पे करते हो, लेकिन चेक तो आप हमेशा पॉइंट्स पे ही करते हो। तो इसको पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही समझिए कि अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि आपने एग्जाम फेल कर दिया। कंटिन्यूटी को मैंने बोला था पासिंग एन एग्जामिनेशन, सो इफ नॉट कंटिन्यूअस मतलब आपने पास नहीं किया है। तो इफ यू आर नॉट पासिंग द एग्जामिनेशन, हाउ कैन यू स्कोर डिस्टिंक्शन? जब पास ही नहीं हुआ तो डिस्टिंक्शन कहां से आ जाएगा? यानी इफ fx इज डिसकंटिन्यूअस, देन fx मस्ट बी नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, इस तरीके से आप ये दो रिलेशन ध्यान में रख सकते हैं। फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया तो कंटिन्यूअस होना तय है, और फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, हमने चेक में भी बताया था, डिफरेंशिएबिलिटी के चेक में, कि पहले आप कंटिन्यूटी चेक करो, क्योंकि अगर कंटिन्यूटी फेल हो गया, अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हुआ, तो डिफरेंशिएबिलिटी की तो हम बात ही नहीं करें, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी का मतलब है फंक्शन ब्रेक कर लिया तो टेंजेंट कहां बनेगा? फंक्शन डिफरेंशिएबल कैसे? क्लियर है क्या? अब देखिए, ऐसा इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा, मतलब ऐसा कभी नहीं बोल सकते आप कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा। नो, आपने एग्जाम पास कर लिया तो इसकी गारंटी नहीं है कि आप डिस्टिंक्शन कर गए। गारंटी नहीं कर सकता है कि किसी बंदे ने एग्जाम पास कर लिया तो डिस्टिंक्शन कर लिया हो। भाई हो सकता है कि पास तो किया है बट 75% से कम मार्क्स है,
इसलिए यहां पे अगर इसी बात को समझा जाए तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है डज नॉट मीन कि डिफरेंशिएबल भी होगा। जैसे आप mod x की बात कीजिए, mod x at x equals 0 इज कॉन्टिन्यूअस। मैं ग्राफ अगर बना दूं mod x का तो इस तरीके से mod x का ग्राफ होता है। तो x equals 0 पे कॉन्टिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन डिफरेंशिएबल आप नहीं बोल सकते क्योंकि 0 पे आपको कॉर्नर दिखाई दे रहा है। समझ आ रही है बात? तो इसका जो रिवर्स होगा इस स्टेटमेंट का कन्वर्स इज नॉट। ठीक है, अगेन इस स्टेटमेंट की अगर मैं बात, अगर इसको आपने अगेन कन्वर्स यूज किया, नॉन डिफरेंशिएबल है कोई फंक्शन, अगर कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है देन इट डज नॉट मीन कि फंक्शन डिसकंटीन्यूअस भी हो। मतलब अगर किसी ने डिस्टिंक्शन स्कोर नहीं किया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि फेल कर गया हो। नॉन डिफरेंट मतलब डिस्टिंक्शन स्कोर नहीं करने के बाद भी पास तो कर ही सकता है। ठीक है, 75% मार्क्स नहीं है लेकिन एग्जाम तो पास कर ही सकता है। तो वही सेम लॉजिक आप यहां पे लगा सकते हैं कि फंक्शन अगर नॉन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन करने वाले हैं, मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है। आपके सामने एक फंक्शन है विच इज x to the power m into sin 1 by x when x is not equals to 0 and fx is 0 when x is 0। आपको फाइंड आउट क्या करना है, you have to find out values of m for which fx is continuous at x equals 0। यानी m की वो वैल्यूज आपको बतानी है जिसके लिए फंक्शन x equals 0 पे कॉन्टिन्यूअस हो। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगेन आपको m की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिसके लिए फंक्शन x equals 0 पे डिफरेंशिएबल हो। तो देखिए 1 by 1 अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सबसे पहले तो मुझे x equals 0 पे कॉन्टिन्यूटी की बात करनी है, और x equals 0 पे अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना है तो कहीं ना कहीं, ये थोड़ा एनालिटिकल है क्वेश्चन है ना, आपको सिंपली एनालाइज करना है, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अगर x equals 0 पे फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना है तो डेफिनेटली लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 f of x f of 0 के इक्वल होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। देखो मैं ये वाला कंडीशन यूज कर रहा हूं टू चेक कॉन्टिन्यूटी, बिकॉज जो डेफिनेशन है वो आप देख सकते हैं 0 के बाद और 0 के पहले सेम है। तो ऐसे केसेस में मैंने आपको बताया था LHL RHL अलग अलग फाइंड आउट करना जरूरी नहीं है। देखिए यहां पे अगर मैं f of 0 की बात करूं तो f of 0 तो आपको क्लियरली पता है कि 0 होगा, है ना, ये तो अलग से डिफाइन किया है दैट f of 0 is 0। यानी कहीं ना कहीं अब आपको क्या चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 x to the power m sin 1 by x। x टेंड्स टू 0 के लिए फंक्शन आपको क्या लेना होगा, ये लेना होगा, क्योंकि अब x 0 के इक्वल नहीं है, 0 को अप्रोच करता है, और अप्रोचिंग 0 के लिए आपका डेफिनेशन ये होना चाहिए और इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए, तभी फंक्शन x इक्वल 0 पे कॉन्टिन्यूअस होगा। अब देखो ये कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं है, यहां पे आपको मैंने क्या बोला, सिंपली एनालाइज करना है। ये जो वैल्यू है x को आप 0 प्लस लीजिए या 0 माइनस लीजिए, 1 by x इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी बनेगा। 0 प्लस के लिए इंफिनिटी बनेगा, 0 माइनस के लिए माइनस इंफिनिटी बनेगा। अब मान लो ये इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी हो, साइन अगर ऑपरेट करेगा तो इसकी जो वैल्यू आपको मिलेगी हमेशा -1 से 1 के बीच में मिलेगी। ये क्वांटिटी एक कांस्टेंट होगा जो -1 से 1 के बीच में होगा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज गोइंग टू बी k, इसकी वैल्यू मैं k के इक्वल ले सकता हूं, जो -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब देखो कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी अब इसकी है, x पावर n, ये तो ऑसिलेटरी नेचर का है। अब डेफिनेटली अगर ये वाला टर्म 0 को अप्रोच करने लगे, यानी ये अगर ऑलमोस्ट 0 हो जाए, तब मैं ये बात कह सकता हूं कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0, बिकॉज 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी सच कांस्टेंट व्हिच इज लाइंग बिटवीन -1 and 1, -1 से 1 के बीच में किसी भी कांस्टेंट से 0 मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट 0 मिलेगा। और कोई तरीका है क्या प्रोडक्ट को 0 करने का? आंसर इज नो। यानी आपको m की वैल्यू इस तरीके से लेनी होगी कि x पावर n x टेंड्स टू 0 पे 0 को अप्रोच करे, और इसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, m को पॉजिटिव रखना होगा। अगर m पॉजिटिव है
ये जो पावर में दिख रहा है आपको m, अगर ये पॉजिटिव है तो x पावर m डेफिनेटली 0 को अप्रोच करेगा इफ x अप्रोचेस 0। जैसे मान लो m की वैल्यू मैंने 1 ले ली, यानी ये x बन जाएगा। अब x जब 0 को अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पे x ही है, 0 को ही अप्रोच करेगा। m की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूं या 1/2 ले लूं, 3/2 ले लूं, फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, नॉट सेइंग कि इंटीजर ही लेना होगा। लेकिन m अगर पॉजिटिव होगा तो x पावर m की वैल्यू x टेंड्स टू 0 पे क्या मिलेगी आपको? 0 मिलेगी। आई सेड पॉजिटिव। नेगेटिव अगर लोगे, m को नेगेटिव ले लिया -1, तो ये 1/x बन जाएगा। और 1/x में x टेंड्स टू 0 इंफिनिटी को अप्रोच करने लगेगा, और इंफिनिटी इनटू अ कांस्टेंट लाइंग इन दिस इंटरवल, क्या ये प्रोडक्ट 0 होगा? द आंसर इज नो। और प्रोडक्ट आपको 0 चाहिए क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x = 0, ये बात आपको गिवन है। तो इसलिए अगर फंक्शन को 0 पे कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो m को पॉजिटिव रखना होगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जवाब मिल गया है। अब अगर मैं सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करूं, यानी इस बार अब आपको 0 पे फंक्शन को डिफरेंशिएबल करना है, तो देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के लिए m की वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखिए डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले तो आपको LHT RHT फाइंड आउट करना होगा, एंड इफ दे आर इक्वल, इसका मतलब फंक्शन x = 0 पे डिफरेंशिएबल है ना। तो देखिए डिफरेंशिएबल x = 0 पे तो गिवन ही है, यानी LHT RHT इक्वल करना ही होगा, है ना। और देखना होगा उसके लिए m की वैल्यू आपको क्या मिलेगी। तो अगर मैं सबसे पहले RHT की बात करूं, देखिए यहां पे RHT फाइंड आउट करने के लिए आप प्रॉपर डेफिनेशन का इस्तेमाल RHD के लिए मैंने जो एक्सप्रेशन दिया था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 plus h minus f of 0 upon h, वो जो दूसरा मेथड मैंने आपको दिया था उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते यहाँ पे। मैंने बोला था कि जब आपको सिंपल टाइप के फंक्शंस दिखे, पॉलिनोमियल फंक्शन मिला है ना, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, ऐसा कोई पॉलिनोमियल फंक्शन अगर दिया होता तो अब मैं उस तरीके से जा सकता था। लेकिन इस फंक्शन में 1/x है और 1/x x = 0 पे डिफाइंड ही नहीं। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की बात तो छोड़ दो, 1/x की वजह से प्रॉब्लम आ जाएगा उसमें। कोई नॉर्मल सिंपल फंक्शन दिखाई दे रहा है तो आप उस तरीके से जा सकते हैं। फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, f' मिल जाएगा, और फिर f' का LHL RHL निकाल लीजिए गिवन पॉइंट पे, वो LHD RHD हो जाएगा fx के लिए। ये भी तरीका मैंने आपको बताया है, लेकिन इसको अपने हैबिट में नहीं लाना है। इस केस में अगर आप उस मेथड से जाएंगे तो आपको रिजल्ट गलत मिलेगा फॉर श्योर। सो एनीवेज, अगर मैं इस मेथड से जाऊं, देखो ये मेथड कभी धोखा नहीं देगा, बिकॉज दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। तो अगर मैं इस डेफिनेशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ूं तो ये बन जाता है f of h। f of h को आप क्या लिख सकते हैं? डेफिनेटली इस डेफिनेशन से आपको f of h लिखना होगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी h पावर m sin 1/h माइनस f of 0 0 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, होल अपॉन h। तो ये कहीं ना कहीं क्या बन जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 h टू द पावर m माइनस 1 इंटू साइन 1/h। अब ध्यान दीजिए, इसकी जो वैल्यू होगी that is again something between -1 and 1। h अगर 0 को अप्रोच कर रहा है, 1/h इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, और sin 1/h की जो वैल्यू होगी वो डेफिनेटली -1 से 1 के बीच में कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अब देखिए यहां पे आपको क्या समझना है, अगर इसके बारे में मैं बात करूं h टू द पावर m माइनस 1, मैं आपको तीनों केस के बारे में बता दे रहा हूं जो यहां पे पॉसिबल है। वो चीज यहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखो, अगर पावर, ये जो पावर है m-1, यहां पे m था, अगर m-1, if m-1 is positive, then h to the power m-1 approaches 0. If h approaches 0, h to the power m-1 also approaches 0 if m-1 is positive. वही अगर m-1 नेगेटिव हो गया, आप कोई एक वैल्यू भी लेकर देख सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट एक्सपोनेंट, m-1 के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। m-1 पॉजिटिव मतलब m ग्रेटर देन 1। m अगर 1 से बड़ा होगा, m-1 पॉजिटिव होगा, तो h टू द पावर m-1 डेफिनेटली 0 को अप्रोच करेगा। m-1 अगर नेगेटिव हुआ, यानी m 1 से छोटा हुआ,
तो उस केस में s टू द पावर m माइनस 1 क्या बन जाएगा, इंफिनिटी बन जाएगा, इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। और m माइनस 1 अगर एग्जैक्ट 0 होगा तब तो ये 1 बन जाएगा, h टू द पावर 0 इज 1। तो अब देखिए अगर RHD एग्जिस्ट करना है, करना ही पड़ेगा क्योंकि फंक्शन को 0 पे डिफरेंशिएबल बनाना है, RHD फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ऐसा तभी पॉसिबल है ना जब m-1 पॉजिटिव हो, क्योंकि m-1 नेगेटिव के लिए आपने बोला ये इंफिनिटी बन जाएगा। अगर ये इंफिनिटी बन गया तो इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद भी क्या रहेगा, इंफिनिटी ही रहेगा। अगर ये 1 बन गया तब भी गड़बड़ है, सिर्फ यही बचेगा और ये ऑसिलेट कर रहा है बिटवीन -1 और 1, इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू आपको मिलेगा नहीं। यानी m-1 को अगर आपने नेगेटिव किया या 0 किया तो RHD की वैल्यू या तो इंफिनिटी मिलेगी या तो ऑसिलेटरी मिलेगी, और इन दोनों केसेस में फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना मुश्किल है। यानी बचा क्या, m-1 मस्ट बी पॉजिटिव। m-1 अगर पॉजिटिव हो यानी m अगर 1 से बड़ा हो तो ये 0 को अप्रोच करने लग जाएगा और तब आपको लिमिटिंग वैल्यू भी क्या मिल जाएगी, 0 के इक्वल मिल जाएगी। तो m ग्रेटर देन 1 के लिए RHD एग्जिस्ट करेगा। अब देखो यहां पे इसका मतलब ये नहीं हो गया कि m ग्रेटर देन 1 आपका आंसर हो जाएगा। अभी आपको LHD भी चेक करके देखना होगा कि क्या LHD 0 के इक्वल हो रहा है। इनफैक्ट देखो LHD को 0 के इक्वल तो होना ही है, आपको ये देखना है कि m के किस वैल्यू के लिए LHD 0 के इक्वल हो सकता है। फिर इन दोनों कंडीशन को देखने के बाद हम m के ऊपर कमेंट करेंगे। तो देखिए LHD को आप क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 होल अपॉन माइनस h। अब ये बन जाता है f ऑफ माइनस h, दिस बिकम्स f ऑफ माइनस h। अगेन हम डेफिनेशन कौन सा यूज करेंगे, यही वाला यूज करेंगे। x की जगह मैं माइनस h रख दे रहा हूं, x की जगह पे माइनस h आ जाएगा तो ये -1/h बन जाएगा होल अपॉन f ऑफ 0 0 है तो सिंपली माइनस h से डिवाइड कर दिया। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, यहां से माइनस बाहर आएगा, यहां पे जो माइनस है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस तो खत्म हो गया। यहां से मैंने सिंपली क्या किया, मैंने -1 टू द पावर m बाहर ले लिया और बच जाता है h पावर m, और नीचे भी h है तो ये बन जाएगा h टू द पावर m-1 साइन 1/h। अब देखिए यहां पे आप सेम एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, दिस वैल्यू इज गोइंग टू लाई बिटवीन -1 एंड 1। अब h पावर m-1 की अगर बात करें, m-1 पॉजिटिव होगा तो ये वाली वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी तो पूरा लिमिटिंग वैल्यू भी 0 बन जाएगा। अगर m-1 नेगेटिव होगा तो h टू द पावर m-1 इंफिनिटी को अप्रोच करेगा और तब ये प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है क्या, एंड अगर m-1 0 हुआ तो ये 1 बन जाएगा और LHD में सिर्फ ये टर्म बचेगा, यानी LHD की वैल्यू ऑसिलेटरी हो जाएगी। जबकि आपको पहले से पता है कि अगर RHD को आपने 0 किया है तो LHD को भी आपको 0 ही करना है, और ऐसा तभी मुमकिन होगा जब m-1 ग्रेटर देन 0 हो, यानी m ग्रेटर देन 1 हो। यानी आप देख सकते हैं दोनों ही सेम कंडीशन दे रहा है m के ऊपर। यहां से भी आपको m ग्रेटर देन 1 मिला और इसके लिए RHD की वैल्यू आपको 0 मिली, और यहां से भी आपको m ग्रेटर देन 1 मिला और इसके लिए LHD की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इट सिंपली बिकम 0। क्लियर है, यानी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए n को 1 से बड़ा होना होगा। फंक्शन को अगर सिर्फ कॉन्टिन्यूअस होना है x इक्वल 0 पे तो m पॉजिटिव भी चलेगा। अगर फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होना है तो उस केस में भी आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, m ग्रेटर देन 1, क्योंकि m ग्रेटर देन 1 का मतलब डिफरेंशिएबल भी हो गया, कॉन्टिन्यूअस भी हो गया, क्योंकि m अगर 1 से बड़ा है तो 0 से भी बड़ा होगा। मैं एक बार वापस से इसको समराइज कर दे रहा हूं। क्वेश्चन में ये आपको फंक्शन गिवन था और फिर m की वैल्यूज आपको निकालनी थी। फर्स्ट, जब फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस होगा तब m की वैल्यूज क्या होंगी ये फाइंड आउट करना है। एंड देन सेकंड, अगर फंक्शन x इक्वल 0 पे डिफरेंशिएबल होगा तब m की वैल्यूज क्या होंगी ये फाइंड आउट करना है। तो देखो यहां पे अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है x इक्वल 0
तो इसका मतलब ये है कि LHL, RHL और फंक्शन एट जीरो तीनों इक्वल होने चाहिए। तो फंक्शन एट जीरो तो मुझे पहले से पता है कि जीरो है, और इस केस में LHL, RHL मैंने अलग अलग नहीं निकाला क्योंकि जीरो के अबाउट डेफिनेशन सेम है। जीरो के पहले भी डेफिनेशन यही होगा, जीरो के बाद भी डेफिनेशन यही होगा। तो मैंने सीधा क्या निकाल लिया, लिमिट x टेंड्स टू जीरो f ऑफ x, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, जीरो के इक्वल होनी चाहिए। फंक्शन जीरो पे कॉन्टिन्यूअस गिवन है, तो इसको मैंने जीरो के इक्वल किया। तो देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक आया, ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, ऑसिलेटरी नेचर की है ना। दिस वैल्यू इज ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 एंड 1, कोई भी वैल्यू हो सकता है इस इंटरवल में। तो अब देखिए, अब अगर आपको इसकी लिमिटिंग वैल्यू जीरो चाहिए तो ये टोटली इस टर्म पे डिपेंड करेगा, और इस टर्म के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि m अगर जीरो पॉजिटिव होगा, जीरो से बड़ा होगा, तो x पावर n जीरो को अप्रोच करेगा। As x approaches zero, x power m will also approach zero if m is positive. नेगेटिव होगा, जैसा मैंने वहां पे बताया था आपको, नेगेटिव होगा तो x पावर m इंफिनिटी को अप्रोच करने लग जाएगा, और अगर ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये जीरो नहीं बन सकता। एंड अगर ये जीरो हो गया, पॉजिटिव ले लिया, नेगेटिव ले लिया, m को जीरो अगर आपने ले लिया तो ये वाला टर्म 1 बन जाएगा, फिर सिर्फ ये बचेगा, और ये ऑसिलेट कर रहा है -1 और 1 के बीच में, और आपको चाहिए क्या, जीरो चाहिए। यानी अगर इस लिमिटिंग वैल्यू को जीरो के इक्वल करना है तो इनको पॉजिटिव होना होगा। सिमिलरली इस वाले केस में हमने क्या किया, x = 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन था, LHD RHD फाइंड आउट किया और दोनों को फाइनाइट और इक्वल करना होगा, तभी फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल होगा। तो LHD बाय डेफिनेशन ये मिल गया आपको, देन ये मिल गया। देखो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सिमिलर है, x की जगह h है और पावर में m की जगह m -1 है। तो वापस सेम लॉजिक से इस लिमिट को अगर एग्जिस्ट करना है फाइनाइटली तो डेफिनेटली m-1 पॉजिटिव होना होगा, और तब इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल मिलेगी। आपको अच्छे से पता है m-1 नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, m-1 जीरो हुआ तो क्या होगा, है ना। वहां पे अपना काम नहीं होने वाला है, RHD की वैल्यू फाइनाइट मिलेगी ही नहीं। तो यहां पे मैंने कंडीशन लगा दिया m-1 पॉजिटिव, तो यहां से आपको मिल जाता है m ग्रेटर देन 1। उसके बाद LHD निकाला, इस डेफिनेशन से रिड्यूस किया, ये लिमिट मिला आपको, ये भी ऑलमोस्ट इसके जैसा ही है, बस ये फैक्टर आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर ये जीरो को अप्रोच कर रहा है तो इन दोनों की वैल्यू कुछ भी हो, प्रोडक्ट जीरो के इक्वल ही होगा। ठीक है, तो m-1 पॉजिटिव अगेन मेक्स दिस लिमिट जीरो। नेगेटिव के लिए, जीरो के लिए ये वैल्यू या तो इनफाइनाइट मिलेगी या तो ऑसिलेटरी मिलेगी, और आपको चाहिए कि LHD RHD इक्वल और फाइनाइट हो। ऐसा तभी हो सकता है दोनों ही केसेस में जब m की वैल्यू 1 से बड़ी हो। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा रिजल्ट भी, आप इसको डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूं। अगले लेक्चर में हम लोग फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका ये जो चैप्टर है डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी, ये एंड हो जाएगा। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।